हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो फ्रांस का रूलर बन चुका है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जीक्यूटिव होता है वैसे ही, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी थी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों इलेक्टेड थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड है। ठीक है, अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हेड बनने के बाद क्या हुआ, जो अगले 2 साल थे फ्रांस में 1793 एंड 1794, जब रॉबेस्पियर रूल कर रहा है, दिस टाइम इज रिफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब साम्राज्य, डर का साम्राज्य। तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई द इयर्स ऑफ 1793 एंड 94 आर नोन एज रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस? क्यों इसको ऐसा बोलते हैं? बिकॉज Maximilian Robespierre followed the policies of severe control and punishment. Severe हम जानते हैं बहुत ज्यादा जो होता है, सीरियस जो होता है वो सीवियर कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। और पनिशमेंट, जो भी उसके खिलाफ जा रहा है उसको पनिश किया जा रहा है ना। तो द टाइम पीरियड बिटवीन 1794 and 93 and 94 is known as reign of terror because Maximilian Robespierre followed the policies of severe control and punishment. किस तरीके का severe control and punishment? तो severe control देखेंगे पहले और फिर punishment देखेंगे। ठीक है, तो severe control कैसा है? All of those whom he saw as the enemy of republic, जिनको वो रिपब्लिक का एनिमी समझता था, जैसे कि एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, members of other political parties and even members of his own party who did not agree with his methods. इन सभी को वो क्या समझ रहा है? enemies of the republic. तो ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है यहां से, that who were the groups of people whom Robespierre saw as the enemy of the republic. ठीक है, तो इन सबके साथ वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है? They were arrested, imprisoned and they were tried by a revolutionary tribunal. ठीक है, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? कोर्ट, रेवोल्यूशनरी कोर्ट है जिसमें उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, और यदि वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको सजा मिल रही है। तो सीवियर कंट्रोल हो गया कि इन सबको वो कंट्रोल कर रहा है, और यदि गिल्टी पाए जाते हैं सो दे वर पनिश्ड। हाउ? दे ऑल वर गुलियोटिन्ड इफ दे वर फाउंड गिल्टी, दे वर गुलियोटिन। अब गुलियोटिन का मतलब क्या होता है? गुलियोटिन वाज अ डिवाइस। ठीक है, आपने शायद किसी मूवीज में देखा होगा कि एक डिवाइस होती है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एक ब्लेड होता है जिससे किसी पर्सन का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं गुलियोटिन को? इट वाज अ डिवाइस विथ 2 पोल्स, 1 ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बेहेडेड। ठीक है, ये इस डिवाइस की डेफिनेशन है। और इसका नाम कैसे मिला? जिस व्यक्ति ने इसे इन्वेंट किया उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर गुलियोटिन, इसीलिए उस डिवाइस को नाम दिया गया गुलियोटिन। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जिसे वो रिपब्लिक का एनिमी समझता था उसको अरेस्ट करवाता था, जेल भेज देते थे और उसके ऊपर मुकदमा चलता था, और यदि वो गिल्टी पाया जाता था तो उसको गुलियोटिन करवा दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट किए। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट वर द लॉज इंप्लीमेंटेड बाय द रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट? ठीक है, तो कुछ लॉज जो अपन को यहां देखेंगे जो उन्होंने इंप्लीमेंट किए, जैसे कि अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस वाज प्लेस्ड। ठीक है, अ मैक्सिमम सीलिंग का मतलब एक लिमिट लगा दी है। अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस मतलब किसी मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम, और किसी चीज के प्राइजेस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, इस चीज के लिए सीलिंग यानी कि एक लिमिट लगा दी। ठीक है, मीट एंड ब्रेड वर राशनड। राशनिंग का मतलब हम जानते हैं आज के टाइम में क्या होता है कि कंट्रोल्ड प्राइजेस पर चीजें बेचना, ये राशनिंग कहलाती है। जैसे कि गवर्नमेंट करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स के थ्रू। ठीक है, पीडीएस सिस्टम, राशन शॉप जिसे कहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है उनको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक मिलता है, सरकारी दुकानें जो होती हैं वहां से। ठीक है, तो
मीट एंड ब्रेड वर राशन, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज की कमी थी। हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन का मेन रीजन ही क्या था कि फूड की शॉर्टेज है, प्राइसेस हाई है, ठीक है। तो मीट और ब्रेड की राशनिंग स्टार्ट की इन्होंने, ठीक, सेकेंड लॉ। थर्ड, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर पीजेंट्स के साथ जबरदस्ती की जा रही है, क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि जो पीजेंट्स हैं ये होर्डिंग कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसीलिए उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो फूड ग्रेन सिटी में बेचें, ठीक है। इसके अलावा पीपल वर फोर्स टू फॉरबिड मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, अच्छी क्वालिटी का जो व्हीट होता था उससे जो आटा बनता था वो अब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दे वर फोर्स्ड या दे वर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वालिटी ब्रेड विच वाज मेड ऑफ होल व्हीट। होल व्हीट मतलब सारे टाइप की व्हीट को मिक्स करके उससे जो आटा बनता था, उससे जो ब्रेड बनता था, वो इनको खाना है, ठीक। और इक्वालिटी इवन बोलने में भी आ रही है, स्पीच में भी इक्वालिटी ला रहे हैं। लाइक पहले फ्रांस में जो वर्ड यूज किए जाते थे किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, लाइक मॉन्सियोर, मदाम, मॉन्सियोर मतलब सर, मैडम मतलब मैडम, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बैन कर दिए गए। उसकी जगह पर द सिटीजन वर्ड यूज किया जा रहा है। द सिटीजन यानी मैन विल बी सिटोइन एंड विमेन विल बी सिटोइनी, मतलब द सिटीजन। इस तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अपनी इन सारी पॉलिसीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है कि इवन उसके जो फॉलोअर्स हैं दे स्टार्टेड टू डिमांड मॉडरेशन, मतलब मॉडरेट पॉलिसीज बनाने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इवन रॉबेस्पियर वाज इम्प्रिजन्ड, there were charges on him for treason, and these charges were proved in the court, and in July 1794, when July 1794 he was arrested, imprisoned, and on the next day he was sent for guillotine, ठीक है। अब यहां पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल खत्म। अब जब रॉबेस्पियर का रूल खत्म तो आगे क्या, अब कौन रूल करेगा फ्रांस पर? तो जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल खत्म, मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म, तो अब पावर फिर से मिल गई वेल्दियर मिडिल क्लास को, ठीक है। अब जरा अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब पावर किसके पास आ गई? वेल्दियर मिडिल क्लास, ठीक है। वेल्दियर मिडिल क्लास के पास जैसे ही पावर आई तो इन्होंने फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए? सबसे पहले वोटिंग का जो राइट था, जो जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पे नॉन प्रॉपर्टाइड मैन को भी मिल गया था, मतलब जिनको जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे उनको भी मिल गया था, अब उनके पास ये वोटिंग राइट नहीं है। वापस से सिर्फ प्रॉपर्टाइड मैन के पास वोटिंग राइट है, ठीक। दूसरी चीज क्या की इन्होंने? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए, ठीक है। ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलके डायरेक्टरी को इलेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टरी क्या है अब ये? इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, with 5 members, ठीक है। 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन सिंगल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पर हमने देखा एक सिंगल एग्जीक्यूटिव था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, सारी पावर उसके पास थी, और उसके क्या
नेगेटिव इफेक्ट हुए वो भी हमने देखा। तो ऐसा ना हो इसलिए 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जिसे इलेक्ट कर रहे हैं कौन, नेशनल असेंबली जिसके अब 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलकर डायरेक्टरी को इलेक्ट कर रही हैं और ये डायरेक्टरी जो है ये रूल कर रही है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि लॉ इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है फ्रांस में। लेकिन इसमें भी समस्या है, इन एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव है इनका झगड़ा हो जाता था बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल से और इसके कारण लेजिस्लेटिव काउंसिल इन डायरेक्टर्स को हटाती रहती थी, जिसके कारण फ्रांस में आ गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा हुआ किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1804। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस चैप्टर में और बाकी की जानकारी 10th क्लास में दी हुई है। He remained the king of France till 1815. He was defeated in 1815 in the Battle of Waterloo, but he made many good laws for the France, like uniform weights and measures, ठीक है, equality of all before law, ऐसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसने किए, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को रूल कैसे मिला, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं वो आपस में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से झगड़ा कर दे रहे हैं और इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बार बार उनको हटा रही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट को पावर मिल गई फाइनली 1804 में और फ्रांस अगेन बिकेम अ मोनार्की, ठीक। इसके बाद की जो आगे की स्टोरी है ये 10th क्लास में है, लेकिन अब अपन जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि इस रेवोल्यूशन में विमेन का क्या रोल रहा, स्लेव्स का क्या रोल रहा और इस रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में जो लोग हैं उनकी एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट दिस रेवोल्यूशन हम ये देखते हैं कि फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी, दीज रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियाज which inspired revolts and revolutions throughout the Europe and other parts of the world, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि what was the legacy या what is the legacy of French Revolution, तो हम यही बताएंगे freedom, equality before law and fraternity, these are the legacies of French Revolution, क्योंकि इससे दुनिया भर के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, क्लियर है ये चीज। इसके बाद की जो स्टोरी है कि कैसे विमेन ने इस रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनको उनके राइट्स मिले कि नहीं मिले, स्लेव्स को उनके राइट्स मिले कि नहीं मिले और एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।